नून स्टूडेंट्स, आज संडे है और आज हम हिंदी के और कुछ नए नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं संडे स्पेशल के तौर पर। ठीक है, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 10 नवंबर को होने वाली परीक्षा भाषा 1 हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 के संदर्भ में। यहाँ पर बच्चों आपको आज और फिर क्वालिटी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये तमाम क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है और आंसर लगाने का प्रयास करना है। हमारे चैनल के माध्यम से हम भाषा 1 पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर हिंदी विषय के अलग अलग तरीके से वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। हमने कल एक प्रैक्टिस पेपर भी लिया जिसमें बहुत से बच्चों ने हिस्सा लिया और अपने नंबर भी अच्छे उनको आए हैं। अभी भी एग्ज़ाम में 35 डेज आर लेफ्ट है, तो बच्चों यहाँ से आपकी जो प्रैक्टिस है हमारे चैनल के माध्यम से इतनी बेहतर हो जाएंगी कि हिंदी विषय का कोई टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए बच्चों मिलेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। सवाल पूछा गया है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। देखिए, कर्मधारय समास का उदाहरण हमको यहाँ पर पहचानना है। 4 पर्याय हमारे सामने इस तरीके से रखे गए हैं कि कृष्णार्पण, क्षत्रिय धर्म, कापुरुष या गिरोह कट। तो देखिए कर्मधारय समास क्या होता है। सबसे पहले हमने कर्मधारय समास को पहचान लेना है। तो देखिए, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण पहला पद होता है और दूसरा पद जो है वो विशेष होता है, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। विशेष क्या होता है कि जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसा कि आजीवन मतलब जीवन भर, जैसा यथास्थान मतलब स्थान के अनुसार। तो यहाँ पर हमको जो है ना कर्मधारय समास का उदाहरण पहचानना है बच्चों। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए और इसका सही जवाब हो जाएगा कापुरुष, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका वो सही जवाब बेटा यहाँ पर समझा जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कल भी हमने ये सवाल पूछा गया था, रिपीट कर लेना, कई बार कुछ सवाल बेहतर होते हैं। काश एग्जाम में आपको ऐसे के ऐसे सवाल देखने के लिए मिल जाए, सेम के सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सवाल इस तरीके से रहा कि शेर सिंह का वश शस्त्र समर्पण के रचनाकार। देखिए, एक रचना है जिसको हम कहेंगे शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। इसके रचनाकार कौन है? और 4 पर्याय दिए गए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको हम क्या कहते हैं आपको पता है। रामधारी सिंह दिनकर, इनको हम राष्ट्र कवि कहते हैं। इनको हम क्रांतिकारी कवि कहते हैं। याद रखेंगे ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रांतिकारी कवि कहते हैं। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। और रामधारी सिंह दिनकर को हम राष्ट्रकवि कहते हैं। साथ ही साथ मैथिली शरण गुप्त जी को भी हम राष्ट्रकवि कहते हैं। राष्ट्रकवि में इन 2 लोगों का समावेश होता है। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान और जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी को हम छायावाद का जनक कहते हैं और इनका महाकाव्य जो है कामयनी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साथ ही साथ शेर सिंह का शस्त्र समर्पण की रचना भी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी ने की है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर वो सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 इस तरीके से यहाँ पूछा गया है कि आप देख सकते हैं प्रत्युपकार में संधि है। देखिए, अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि कौन सी संधि आप किस तरीके से पहचानेंगे। देखिए, जिसको हम मराठी में कहते हैं ना जोड़ शब्द, जिस तरीके से मराठी में हम कहते हैं 4 पर्याय दिए गए, यन संधि, गुण संधि, अयादि संधि, रुद्धि संधि। तो देखिए यहाँ पर य र ल वो, इनके आगे जब भी अर्धस्वर या व्यंजन आ जाता है तो वो हो जाती है हमारी यन संधि। जब भी य रो लो वो के आगे अर्ध व्यंजन या स्वर आ जाता है तो वो हो जाती है हमारी यन संधि। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही जवाब समझा जाएगा। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 इस तरीके से पूछा गया है कि श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है। देखिए, हम बात क्या कर रहे हैं? श्याम ने गाना गाया होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत या सामान्य भूत। तो देखिए, आप इसमें थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाकर भी इसको समझ सकते हैं कि श्याम ने गाना गाया होगा। आपको अंदाज़ा है कि उसने गा लिया, गा रहा है या नहीं गाया है, कुछ पता हमको नहीं। जिस तरीके से अनिश्चित होती है चीज़ें, जिस तरीके से चीज़ें अनिश्चित होती है तो उसको हम संदिग्ध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्याम ने गाना गाया होगा, हम बस सोच रहे हैं, हमको नहीं पता उसके बारे में, तो ये अनिश्चित चीज़ हो जाती है। इसको हम संदिग्ध भूत कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 इस तरीके से यहाँ दिया गया है कि आप देख सकते हैं आज मैं गया था वाक्य में
कौन सा क्रिया विशेषण है। आपको यहाँ पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार दिए गए हैं। आपको बताना है कि आज मैं गया था में कौन सा क्रिया विशेषण का समावेश हो रहा है बेटा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। स्थानवाचक हो रहा है, परिमाणवाचक हो रहा है, परिमाणवाचक नहीं होता है, आपको पता है कि परिमाणवाचक में क्या चीज़ें आ जाती है, कालवाचक है या रीतिवाचक है। रीतिवाचक में जैसा हो ना जिस तरीके से बोलते हैं ना मधु लाडू खात असे, मतलब यहाँ पर जो हमेशा होने वाली चीज़ें वो रीतिकाल में आती है, तो रीतिकाल भी ये नहीं होता है। स्थानवाचक और कालवाचक 2 ऑप्शन आपके पास बचे, तो यहाँ पर हो रहा है कालवाचक का जिक्र हो रहा है, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि आज मैं गया था, तो इसका जो संबंध हो जाता है बेटा वो कालवाचक से हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 इस तरीके से दिया गया है कि सुमित सो रहा है, वाक्यों में क्रिया का भेद है। देखिए, सुमित सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया का भेद है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, सकर्मक, प्रेरणार्थक, अकर्मक किंवा द्विकर्मक। तो देखिए, जहां पर 2 कर्म होते हैं उसको द्विकर्मक कहते हैं, तो 2 कर्म तो यहां पर नहीं है। यहां पर तो सिर्फ सुमित सो रहा है, 2 कर्म तो यहां पर नहीं है। प्रेरणार्थक भी नहीं है, क्योंकि कोई प्रेरणा यहां पर हमको वाक्य में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अब देखिए, सकर्मक और अकर्मक में क्या फर्क है। अब सकर्मक में मैं आपको एक वाक्य बोलता हूं, जैसा शिक्षक ने विद्यार्थी को पीटा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सकर्मक क्रिया हो जा रही है, क्योंकि जो शिक्षक क्या है वो कर्म है और पीटने करता है, और पीटना किसको चाह रहे हैं, विद्यार्थी को। मतलब शिक्षक ने विद्यार्थी को पीटा, शिक्षक जो है वो करता है और कर्म यहाँ पर हो जाता है विद्यार्थी, तो इसको हम सकर्मक कहते हैं। जिसमें कर्ता के द्वारा कर्म पर कोई असर पड़ता है उसको हम सकर्मक कहते हैं। लेकिन अकर्मक वो हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सुमित जो है वो सो रहा है, यहाँ पर मतलब सुमित जो है वो सो रहा है, इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा अकर्मक क्रिया ये हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 में इस तरीके से पूछा गया है कि देखिए, कारक को लेकर हम सवाल लेकर आपके सामने आए हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी नीचे हमने दिए गए कि पर कारक चिन्ह है। देखिए, ये पर जो है ना वो किस कारक का चिन्ह है ये आपको बताना है, ठीक है ना। जैसा कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, उसको, जैसा राम ने श्याम को मारा, यहाँ पर को कारक कौन सा हो जाएगा, वो हमारा कर्म कारक हो जाएगा। आपको पता है अपदान कारक में हमने बताया कि आपको गिरना, कहीं से निकलना, भय, डर, क्षमा, ये तमाम चीज़ें अपदान कारक में हो जाती है। संप्रदान कारक में क्या होता है, आपको पता है कि किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संप्रदान कारक। लेकिन अधिकारक का जो चिन्ह हो जाता है वो हो जाता है का। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हो रहा है। आप देखेंगे नीचे कि अधिकारण कारक का चिन्ह पर का किस तरीके से हो रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने कुछ व्याख्या कुछ अधिकारण कारक के आपके सामने यहाँ पर लेकर आए। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से, संज्ञा मतलब आपको पता है नाम को कहते हैं, मराठीमध्ये आपण याला नाम असे म्हणतो, ठीक है, वो सर्वनाम, सर्वनाम याला आपण मराठीमध्ये सर्वनामच बोलू। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित किया होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग कारक चिन्ह में पर है, में पर जैसे, मतलब यहाँ पर आपको 2 ही चीज़ें दिखेंगी, में और पर। देखेंगे आप कुछ एग्जाम्पल आपको है ना, अधिकांश कारक में आपको पर और में ये 2 ही चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 आपके सामने एग्जाम्पल है। उमेश लखनऊ में, देखिए में आ गया, ये होता है कारक में, कारक का चिन्ह। पर और में आपको अधिकरण कारक में 2 ही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, पर और में, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उमेश लखनऊ में पढ़ता है, उमेश कहाँ पढ़ता है, लखनऊ में पढ़ता है, ओके। तो यहाँ पर में क्या हो जाता है, ये अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाता है। कमल सभी फूलों में, देखिए कमल सभी फूलों में सुंदरतम है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, में जो हो जाता है वो अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाता है। छोटी सी बात पर मत लड़ो, देखिए तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर मैं आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर मैं आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो ये अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाता है में पर। छोटी सी बात पर मत लड़ो, इस तरीके से अधिकरण कारक का ये चिन्ह हो जाता है। बच्चों ये समझ में रखेंगे, याद रख लेंगे। 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मैंने आपको बताया कि स्त्रीलिंग को किस तरीके से पहचानना है। अगर लिंग आपके समझ में नहीं आती है तो आपने वाक्य को बोलकर देख लेना है, वाक्य को बोलकर देख लेना है। अब देखिए जहाँ पर लड़की वाला जैसा मतलब बोध होता है तो वो हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, और पुल्लिंग तो आपको पता है कि जैसा मेल फीमेल का जिस तरीके से होता है उसी तरीके से हमने इसको परख लेना है। क्रोध, बुढ़ापा, छाया या चयन। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों छाया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब यहाँ पर माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूपी टेट फरवरी 2016 में ये सवाल पूछा गया था बच्चों। कर्म कारक का चिन्ह है। देखिए अब इसके पहले हमने अधिकरण कारक का चिन्ह देखा पर और में।
अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, पर और में। अब मैं आपको बता दूं कि ये ने है, ये हो जाता है हमारा कर्ता कारक का चिन्ह। जैसा कि मैं बताता हूं आपको, राम ने शाम को मारा, ये हो जाएगा कर्ता कारक। राम ने शाम को मारा, तो यहाँ पर जो ने चिन्ह है वो कर्ता कारक का हो जाएगा। को मैंने आपको इसके पहले बताया कर्म कारक। राम ने शाम को मारा, राम ने शाम को यहाँ पर आ रहा है तो ये हो जाएगा कर्म कारक, और ने यहाँ पर आ रहा है तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। समझ लो एक ही सवाल में चारों चीजें हल हो जाएंगी, ठीक है। से द्वारा, अब है ना, से द्वारा मतलब क्या हो जाता है, अपदान कारक, सॉरी करण कारक। करण कारक मतलब क्या होता है कि पता है कि उसने कलम से पूरी किताब लिख डाली। उसने कलम से मतलब अधिकरण कारक का मतलब क्या होता है, सॉरी करण कारक का मतलब क्या होता है कि साधन यानी किसी जरिए से किसी चीज का इस्तेमाल कर। और बात हो जाती है को के लिए हेतु, तो ये हो जाता है हमारा कर्म कारक की बात हम यहाँ पर पूछ रहे, ठीक है। कर्म कारक की बात आप यहाँ पर पूछ रहे, तो देखिए कर्म कारक का जो चिन्ह हो जाएगा वो हो जाएगा को। वो किस तरीके से होगा नीचे हम आपको बताएंगे, ठीक है। कर्म कारक का चिन्ह को किस तरीके से होगा हमको आपको बताएंगे। पहले आप कर्ता कारक के बारे में थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे। कर्ता कारक क्या होता है, देखिए वाक्य के जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने शाम को मारा, तो देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि इसका क्या है, चिन्ह ने है, क्योंकि राम क्या कर रहा है, राम शाम को मारने का काम कर रहा है। यहाँ पर कर्ता कौन है, तो राम है, और राम ने क्या किया, शाम को मारने का काम किया, मतलब यहाँ पर कर्ता कारक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इस वाक्य में राम करता है क्योंकि मारा क्रिया करने वाला राम ही है, इसका परसर्ग ने है। तो देखिए कर्ता कारक का परसर्ग जो होता है वो ने होता है। याद रखेंगे कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा एक दो एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। देखिए अब हमने कर्ता कारक देख लिया, अब हम कर्म कारक की तरफ आते हैं। कर्म कारक क्या होता है, वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने शाम को मारा, मैंने आपको बताया कि कर्म कारक का परसर्ग क्या है, तो को है, क्योंकि राम क्या कर रहा है, राम ने शाम को मारा, तो इसका असर किस पर पड़ रहा है, शाम पर पड़ रहा है, मतलब कर्म पर पड़ रहा है। यह कर्ता राम और उसके मारने का फल शाम पर पड़ता है, अंत शाम कर्म है। यह शाम के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से कर्ता कारक और कर्म कारक में फर्क है। जुमला वाक्य एक ही हो सकता है, लेकिन ने जो है वो कर्ता कारक का परसर्ग है और को जो है वो कर्म कारक का परसर्ग माना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। चलो ठीक है, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल नंबर 9। तो ओके, सवाल नंबर 9 रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं। हरियाणा टेट में पूछा गया सवाल है, आसान सवाल है। मानव में प्रत्यय है, मानव में कौन सा प्रत्यय है, तो अप्रत्यय आ जाएगा। अप्रत्यय जो है वो मानव में आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 भी आसान सा सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि धरित्री का तद्भव रूप है। देखिए धरित्री का तद्भव रूप है। तद्भव रूप क्या होता है, आपको पता है कि संस्कृत के वो शब्द जिनको कुछ बदल कर हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है, म्हणजे संस्कृतचे ते शब्द ज्यांना बदलून मराठी किंवा हिंदीमध्ये त्यांचा यूज केला जातो त्याला आपण काय म्हणतो, तद्भव शब्द असे म्हणतो। तद्भव शब्द की व्याख्या इस तरीके से होती है। तत्सम शब्द आपको पता है कि संस्कृत के वो शब्द जे जशाच्या तसे मराठी किंवा हिंदी भाषेत वापरले जातात त्याला आपण तत्सम शब्द असे म्हणतो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि धरित्री का तद्भव रूप क्या है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरती। ओके, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। वीडियो बेहतर लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम अपडेट जो है वो वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। पूछा जा रहा है कि खर का पर्यायवाची शब्द है। देखिए खर का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर बताना है कि खर का पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्यायवाची शब्द को ही हम समानार्थी शब्द कहते हैं, ये बात आप समझ लेंगे। पर्यायवाची शब्द को ही हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। साथ ही साथ विलोम शब्द को हम विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। ये दो बातें आपने समझ लेना है। यानी आपको यहाँ पर खर का पर्यायवाची शब्द ना होते हुए समानार्थी शब्द बताना, ये आपने समझ लेना है। खर का मतलब होता है गधा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्षणिक का शब्द का विपरीतार्थक है मतलब विरुद्धार्थी, मतलब विलोम। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना अलग अलग ढंग से जो है चीज़ें पूछी जाती है। कई बार क्या होता है बेटा, हमको समझ नहीं आता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो विपरीतार्थक है मतलब अपोजिट है या फिर विलोम है। यहाँ पर आपको बताना है की क्षणिक का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा आहे। तर बघा क्षणिक या शब्दासाठी विरुद्धार्थी शब्द कोणते 4 पर्याय आपल्याला इथे दिलेले आहे। शाश्वत,
सनातन, नश्वर किंवा अमर. तर हे बघा क्षणिक या शब्दासाठी जे विरुद्धार्थी शब्द असणार आहे ते असणार आहे शाश्वत, म्हणजेच पर्याय क्रमांक 1 जे असेल मित्रांनो आपला इथे बरोबर उत्तर असणार आहे. अशा प्रकारे आपण विरुद्धार्थी किंवा विपरीतार्थक शब्द याला म्हणतो. यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13. प्रश्न क्रमांक 13 येथे विचारलेला आहे की जरठ व जठर शब्द युग्मों का सही अर्थ युग्म आहे. हे बघा जरठ आणि जठर हे दोन वेगवेगळे शब्द आहेत, त्याला आपल्याला इथे म्हणजे त्यांच्यासाठी योग्य शब्द युग्म कोणता आहे आपल्याला इथे ओळखायचं आहे. आता जरठ आणि जठर म्हणजे काय, तर हे बघा मित्रांनो जरठ म्हणजे बुडा, जरठ म्हणजे काय बुडा आणि जठर म्हणजे काय पेट. तर योग्य उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक 4, म्हणजे जरठ म्हणजे बूढ़ा आणि जठर म्हणजे पेट. तर योग्य उत्तर असणार है पर्याय क्रमांक 4. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर सेट किया. आप देख सकते हैं कि जरठ को बूढ़ा कहते हैं और जठर को हम पेट कहते हैं. इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14. आदि से अंत तक म्हणजे सुरुवात ते शेवटपर्यंत, याचा अर्थ होतो की सुरुवात ते शेवटपर्यंत, आदि से अंत तक. 4 पर्याय दिलेले आहे, दिग्गत, आदि, अंतिम किंवा अद्योपांत. तर ये देखो बच्चों यहाँ पर जो इसका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अद्योपांत. ठीक है, आदि से अंत तक मतलब एक शब्द एक वाक्य में हमको ये बताना है, एक शब्द में हमको इसका जवाब देना है. ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. सवाल नंबर 15. सवाल नंबर 15 कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि देखेंगे आप, जहाँ वाक्यों की गति अंतिम रूप ले ले, विचारों के तार एकदम टूट जाए, वह किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. देखिए समझ लो एक बार फिर से, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले मतलब जहाँ पर हमारा जो वाक्य होता है वो लगभग खत्म होने को होता है. विचारों के तार एकदम टूट जाए म्हणजे जे आपले विचार असतात ते तिथे संपवलेले असतात, अशा प्रकारे इथे बोललेला आहे. वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है म्हणजे विराम चिन्हाचा कोणत्या प्रकारचा तिथे उपयोग केला जातो. 4 पर्याय दिलेले आहे, योजक चिन्ह, उद्गरण चिन्ह, अल्पविराम किंवा पूर्ण विराम. तो देखिए इसको फुल स्टॉप हम कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर वाक्य पूरा हो जाता है, जहाँ पर जुमला पूरा हो जाता है वहाँ पर हम फुल स्टॉप का मतलब पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं. पर्याय नंबर 4 हमारा यहाँ पर वो सही जवाब समझा जाएगा. बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ. सवाल नंबर 16 इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि अशरफिया लूटे कोयल पर मुहर, इस कहावत का अर्थ क्या है. देखिए अशरफिया लूटे कोयल का मुहर, देखिए वो अलिफ लैला वगैरह में अशरफिया वगैरह आती थी उस दौर में, उसको हम अशरफिया कहते. मानो कि खजाने जैसा ये होता था, उसको हम अशरफिया कहते. कोयले पर मुहर, ठीक है, इसका मतलब इस कहावत का अर्थ हमको यहाँ पर बताना है. 4 पर्याय दिए गए, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, आय से अधिक व्यय. तो देखिए अशरफिया क्या होती है, ये बहुत मूल्यवान होती है. ठीक है, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, और कोयल क्या होती है, तुच्छ वस्तु होती है. तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा. बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. आता इथे प्रश्न विचारलेला आहे की वात्सल्य रस ही सर्वप्रथम चर्चा कोणी केली, चर्चा किसने की है ना. वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा कोणी केली. 4 पर्याय दिलेले आहे, भरत, मम्मट, अभिनवगुप्त किंवा विश्वनाथ. तर हे बघा हे संदिग्ध क्वेश्चन असणार आहे, कारण गुगलमध्ये हे लोक भरत सांगतात आणि भरत याची योग्य उत्तर सुद्धा आहे, परंतु आंसर की मध्ये, लेकिन आंसर की में जो है मम्मट इसका जवाब बताया गया है. तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से संदिग्ध प्रश्न आपको महाटेट की परीक्षा में देखने के लिए भी मिलेंगे, जहाँ पर आंसर कुछ देते हैं और जवाब सही होता है. तो ये जवाब मैं इसलिए आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ कि और देखिए वात्सल्य रस का जनक किसको कहते हैं, तो वात्सल्य रस की जब बात होती है तो सूरदास ने इसमें बहुत काम किया, सूरदास को वात्सल्य रस का जनक भी कहते हैं. लेकिन वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की है, तो हमारा जवाब तो हो जाएगा भरत, लेकिन आंसर की में दिया गया है मम्मट. तो आप यहाँ पर भरत समझ कर चलेंगे, मम्मट पर आपने जवाब नहीं लगाना है. अगर भरत नहीं होता है एग्जाम के वक्त तो आपने मम्मट पर जवाब लगाना है, लेकिन इसका सही जवाब है वो भरत समझा जाएगा. वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की है, तो भरत ने की है. और वात्सल्य रस के जनक की जब बात आ जाती है तरते असणार आहे आपले सूरदास, मतलब हमारे जो सूरदास जी है वो वात्सल्य रस के जनक माने जाते हैं, जिस तरीके से खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र. ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. सवाल नंबर 18. सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि देखिए निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद है. अब आपको यहाँ पर सममात्रिक छंद बताना है कि निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा है. यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं. सरोठा, दोहा, चौपाई, ये सभी. तो देखिए अब आपको मैं बताऊंगा थोड़ा एक एक में क्या है. सरोठा, चौपाई और ये दोहा. ठीक है, सरोठा में क्या होता है, देखिए सरोठा में क्या होता है, यह भी अर्धोसम मात्रिक छंद है. ये कौन सा मात्रिक छंद है,
अर्धसम मात्रिक छंद है, यह दोहा का विलोम है। और सरोठा जो है ये दोहा का विलोम है, मतलब दोहा का विरुद्ध अर्थ है, इस तरीके से आपने समझना। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 है और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्रा होती है। तो देखिए सरोठा में क्या होता है कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में क्या होती है, 11-11 मात्राएं होती है। प्रथम और तृतीय में 11-11 होती है और दूसरी में और चौथी में 13-13 मात्रा होती है। यानी पहली और तीसरी में 11-11 मात्राएं होती है, दूसरी और चौथी में कितनी मात्राएं होती है, 13-13 मात्राएं होती है। तो एक बात आप याद रखेंगे, टोटल 24-24 48 मात्राएं हो रही है। एक तरफ से पूछा जाए तो 24 इसको आप बता सकते हैं। याद रखेंगे सरोठा में पहली और तीसरी लाइन में इतना याद रख लेना है, पहली और तीसरी लाइन में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरी और चौथी में कितनी होती है, तो 13-13 मात्राएं होती है। सरोठा की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। उसके बाद दोहा। दोहा क्या होता है? अब दोहा देखिए, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा दोहा के बारे में कि दोहा क्या होता है। उसके पहले हम जो है यहाँ पर कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसा बताया जा रहा है कि चौपाई, अब चौपाई जो है इसका जवाब भी हो जाएगा। चौपाई क्या हो जाएगा, इसका जवाब भी हो जाएगा। और चौपाई में क्या होता है पता है कि आपको, चौपाई में जो है यह सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है, सबसे पहली बात तो सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसमें देखिए चरण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। देखिए चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। और दोहा क्या होता है, दोहा में जो है ना, जिस तरीके से दोहा बिल्कुल उल्टा होता है, किसके उल्टा होता है, सरोठा के। सरोठा के उल्टा होता है। सरोठा में क्या होता है कि 11-11 मात्राएं होती है पहले और तीसरे चरण में, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। लेकिन दोहा में बिल्कुल उल्टा होता है। दोहा के पहले चरण में 13, तीसरे चरण में 13, चौथे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। दोहा और सरोठा बिल्कुल अपोजिट है। यानी आपको एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा जाएंगे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध होते हैं। देखिए इसकी जब पहली लाइन में 11 होती है तो इसकी 13 होती है, दोहा की हम बात कर रहे हैं। इसकी दूसरी लाइन में 13 होती है तो इसकी 11 होती है। फिर इसकी तीसरी लाइन में 11 होती है तो फिर इसकी 13 हो जाती है। इसकी चौथी लाइन में 13 होती है तो इसकी 11 हो जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। और चौपाई की जहाँ बात करती है सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। एक सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में इसको लेकर, ये तीनों में से एक सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। रट लो इसको, 2, 5, 10 मिनट निकाल कर आपके, और एग्जाम में 1 नंबर आपका पक्का कर लो। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में बताया जा रहा है कि भारत भारती काव्य की रचयिता कौन है। तो देखिए भारत भारती उनकी रचनाएं, किनकी रचना है, जो राष्ट्रकवि है। भारत भारती किनकी रचना है, जो राष्ट्रकवि। राष्ट्रकवि 2-2 आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए अब आपको कंफ्यूज हो रही है कौन से राष्ट्रकवि की रचना है, तो ये हो जाता है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। दिनकर द्वारा रचित काव्य कृति हम बात कर रहे हैं दिनकर जी की यहाँ पर, है ना। तो दिनकर द्वारा रचित काव्य कृति कौन सी है, तो कुरुक्षेत्र हो जाती है। इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन जो है आज थोड़ा विश्लेषण के साथ देखे। देखिए वीडियो बड़ी हो सकती है, आप लोगों को हमको सपोर्ट करना है। अगर आप बोलेंगे सर आप बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस डाल रहे हैं, तो आपको जो है ना एग्जाम के ताल्लुक से तमाम चीज़ें देखनी है। क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर थोड़ा स्पष्टीकरण भी कर दिया करो। तो स्पष्टीकरण करेंगे तो बच्चों टाइम लगेगा बेटा, थोड़ा सा इसमें वक्त ज़्यादा जाएगा। क्योंकि अगर सीखना ही है तो हमने पूरी तरीके से सीखना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दोहा क्या होता है, चौपाई क्या होती है, और साथ ही साथ हमारा सरोठा क्या होता है। तो ये तमाम चीज़ें ना आप अगर थोड़ा स्पष्टीकरण होता है, खास करके हिंदी की वीडियो में। बाकी वीडियो में हम स्पष्टीकरण नहीं करते क्योंकि बाकी बहुत सा डेटा जो है वो अवेलेबल है यूट्यूब में। जैसा हम मराठी की बात करते हैं, हम ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स या फिर इतिहास की बात करते हैं, तो उनके अंदर हम इतना एक्सप्लेशन नहीं करते। लेकिन हिंदी में थोड़ा कैसा है ना, इसका डेटा आपको पता है कि मर्यादित है यूट्यूब में, खास करके महाराष्ट्र टेट परीक्षा को लेकर। इसलिए हम जो है ना थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई सजेशन या कोई कमेंट कर आपको बताना है, हमसे सवाल पूछना है, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।